अखिल सर, जो जयनारायण सर ने कहा कि भाई पैसा मिलेगा, पैसा मिल कहाँ रहा है? यहाँ तो अपना ही देना है, अपने को ही नाचना है। सारी परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई हैं जो खुलासे हुए। ये बात हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये बात तो जो खुलासा है, जो मेल थी उस मेल में लिखा गया था। और उसके हिसाब से हम देखें, ब्लैकमेल भी हम ही हो रहे हैं, दुनिया में बदनामी हमारी हो रही है, देश की इमेज हमारी गिर रही है। उनसे किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग में जो भी सौदेबाजी कर रहे हैं, उस सौदेबाजी में पेमेंट हम ही कर रहे हैं, पैसा हम ही भर रहे हैं, और फिर नाच भी हम ही रहे हैं। तो ऐसे साथियों की जरूरत क्या है? काहे के लिए जाना है फिर ऐसी जगह पे? क्या फायदा ऐसी जगह जाकर के? जय संविधान। देखिए, मैं भी यही सोच रहा था जो आपने सोचा। असल में व्यास साहब ने जो गाना सुनाया ना, वो गाना यहाँ सटीक नहीं बैठता है। यहाँ तो नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं और अपने देश को लुटा भी रहे हैं। देखिए, मैं 3 संदर्भ लेता हूं और तीनों संदर्भ से पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने में आपको मदद मिलेगी। इजराइल, अमेरिका और भारत। देखिए, पहला संदर्भ यह है, यू लव मी बट लव माई डॉग ऑल्सो। पहला संदर्भ तो यह है। अब ज्यादा खोल के नहीं बताऊंगा वरना पुलिस मेरे घर भी आ जाएगी। नंबर 2, देखिए, हनी ट्रैप्स होते क्यों है राम प्रकाश जी? जैसे कई बार आपने देखा होगा, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, हम बुजुर्गों के साथ अक्सर होता है। लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं और बड़ी सुंदर सुंदर फोटो वो अपनी डालती हैं। अच्छा, मैं तुरंत उनको रिजेक्ट करता हूं। कभी किसी का फोन आता है, पहले अगर लड़की की आवाज आती है तुरंत फोन काट देता हूं, क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं कैसे ये ब्लैकमेल करते हैं और कैसे ये ट्रैप में फंसाते हैं। देखिए, ये हनी ट्रैप करे, मान लीजिए अब कोई पूछे, भाई अगर मान लीजिए कोई 20 साल की लड़की मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही, क्यों भेज रही है? अच्छा, उसके बाद वो फिर जिस प्रकार के संदर्भ में वीडियो में देखता हूं, इसका मतलब यह है कोई कुत्सित प्रयास है और आदमी को ट्रैप में लेने का प्रयास है। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ, कोई आपसे कहे कि आप रुपया दीजिए, हम 3 साल में डबल करके दे देंगे। भाई 3 साल में कैसे डबल करेगा? जब हम नहीं कर सकते तो वो कैसे करेगा? इसका मतलब एक ट्रैप है। देखिए, इसका मतलब हनी ट्रैप में आता क्यों है आदमी और उसको लिया क्यों जाता है? लिया इसलिए जाता है कि उसको ब्लैकमेल किया जाए और उसको लूटा जाए। उन्हें पता होता है कि बुजुर्ग लोग हैं, खाली बैठे हुए हैं, इनको ट्रैप में लो और इसके बाद इनको एक्सप्लॉइट करो। देखिए, हर बड़े नेता को जो भी विदेश जाए या कहीं भी जाए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के ट्रैप में वो न फंसे। अब मुश्किल यह है कि एक साहब जो है वो ट्रैप में आ गए। अब ट्रैप में आ गए, अब सीडीज हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल एक संदर्भ ले रहा हूं, एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। अगर आप ट्रैप में आ गए और आपकी सीडी वहां पे है, जैसे एप्स्टीन फाइल में, अब ये बात क्लियर हो रही है ना। देखिए, डॉट डॉट्स मिलाइए, आपको पता चलेगा अनिल अंबानी साहब इन्वॉल्व थे और इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व थे जिसमें तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। गिरफ्तारी नहीं हुई। कारण क्या? अच्छा, लाखों करोड़ों रुपए का उन्होंने बैंक से लोन ले लिया, लाखों करोड़ों रुपए माफ हो गए। इसके बाद उनको रफेल का एसोसिएट बनाया गया और बाद में उन्हें फ्रॉड कंपनी भी डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब, लेकिन अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है। अच्छा, फिर तीसरा संदर्भ आप लीजिए राम प्रकाश जी, व्यास साहब को भी पता ही होगा। देखिए, हमारे यहां एक सेक्शन 29 एसएफसी एक्ट हुआ करता था और जो बाद में सरफेसी एक्ट बनाया जब अटल जी की सरकार थी। सरफेसी एक्ट में अगर कोई बोरोवर पैसा वापस नहीं करता है तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यह अधिकार मिला कि उनके एसेट्स को टेक ओवर कर ले और उसको सेल ऑफ करके अपनी रिकवरी कर ले। अब देखिए, जिस आदमी को पता चल जाता है उसकी यूनिट टेक ओवर होने वाली है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा मामला। अगर किसी को पता चल जाए कि उसकी फैक्ट्री टेक ओवर होने वाली है जो लेंडर हैं उनके द्वारा, उसकी पहली मानसिकता क्या होती है? उसकी पहली मानसिकता होती है कि फैक्ट्री से माल निकाल लो और बेच दो। उसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो वो पैसा निकाल के बेच के कुछ अपना पैसा कमा लेता है, अपने घर ले आता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि अगर 5 करोड़ का लोन है और 10 लाख में यूनिट बिकेगी तो किसी बैंक की हिम्मत नहीं होगी उसे बेचने की, क्योंकि उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। भाई 10 लाख में माल बिका तो 5 करोड़ का लोन तुमने कैसे दिया था? तो ये होता है। वही मोदी जी के साथ आज के तारीख में हो रहा है। उनको ये आभास हो गया है कि अब ये सत्ता का चेंज ओवर होने वाला है। देखिए, एक चीज मैं राय देना चाहता हूं, वैसे मेरा राय देने का कोई अधिकार है नहीं, अथॉरिटी मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर ये आपके कार्यक्रम को कोई कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन या कार्यकर्ता देखे तो आज के तारीख में अगर क्योंकि देखिए, जो टी शर्ट छापेगा उसको पुलिस उठा के बंद कर देगी और पूछेगी टी शर्ट कहां से आई, किसने ये टी शर्ट छापी,
क्यों छापी और उसको एनएसए और यूपीए में बंद कर देगा। कांग्रेसी कार्यकर्ता में करोड़ों टी शर्ट छाप दीजिए, गाना हो, पंचलाइंस हो, नारे हो, हर चीज से तो डर ही लग रहा है। और ये डर इस कदर हावी है कि इस डर के चलते अब सरकारी कार्यक्रमों में, उद्घाटन के कार्यक्रमों में भी कांग्रेस का इतिहास बताना पड़ रहा है, आंदोलनों का इतिहास बताना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन का इतिहास बताना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, अब तो थोड़ा बहुत वो मंथरागिरी भी सीखनी पड़ रही है। मंथरागिरी इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि अपोजिशन, विपक्ष जो है एक साथ अब बहुत बड़ा दिखने लग गया है। उसको बहुत जरूरी हो गया है कि कैसे खंड खंड की जाए। अगर हम उसको खंड खंड नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। अभी तो अकेले एक चेहरे को फेस नहीं कर पा रहे हैं। स्टेट इलेक्शंस कुछ जगहों पर ऐसे हैं कि व्यस्तताएं कुछ और भी हैं। अभी एक ही नेता प्रतिपक्ष को फेस नहीं कर पा रहे हैं। तमाम दूसरे नेताओं का अगर एक साथ जमावड़ा होता है, जुटान होता है, तो उसको कैसे फेस करेंगे। इसलिए मंथरागिरी भी जरूरी हो गई है और अब स्टेज से वो मंथरागिरी दिखने लगी है। अभी तक तो पर्दे के पीछे से होता था, लेकिन अब मंच से मंथरागिरी करनी पड़ रही है। ये स्थिति हो गई है और ये सब कुछ उस डर की ही देन है, उस डर की ही बदौलत है जो कहना पड़ रहा है। आज टीएमसी का नाम लेना पड़ रहा है, डीएमके का नाम लेना पड़ रहा है, तारीफ करनी पड़ रही है, उन दलों की तारीफ करनी पड़ रही है, डीएमके की तारीफ करनी पड़ रही है, टीएमसी की तारीफ करनी पड़ रही है, दूसरे कुछ और भी दल हैं जिनकी तारीफ करनी पड़ रही है। मजबूरी ने आपको कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। जिन दलों का नाम लेते ही विश्व बमन चालू होता था, अब उनकी तारीफ करनी पड़ रही है। मजबूरी ने यहां से यहां ला करके खड़ा किया हुआ है। अखिल सर, एक बात जो मनीष भाई ने चुनाव का जिक्र किया है इजराइल के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में भी हमने देखा था मोदी जी ने किस कदर एक देश का प्रधानमंत्री जो जिसकी साख दुनिया में एक ऐसी है, उस देश के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे देश में चुनाव के लिए नारेबाजी की। तो नारेबाजी हालांकि उनका बहुत पसंदीदा टॉपिक है और बहुत पसंद करते हैं। शायद इस वजह से ही नारेबाजी उन्होंने की, उन्होंने नारे लगवाए, हवन पूजन क्या क्या करवाया। लेकिन वही व्यक्ति जब सत्ता में आया, जब कुर्सी संभाली उसने, तो आते के साथ सबसे पहले हर रोज सुबह उठ करके वो 4 तमाचे मारने का काम कर रहा है। रोज मार रहा है, रोज नियमित। मुझे लगता है पता नहीं वो आदमी उठ करके मुंह धुलता है कि नहीं धुलता है, ब्रश करता है कि नहीं करता है, पहले 4 तमाचा मार देता है और फिर उसके बाद उसका आगे की कहानी वो चालू करता है। तो यही परिस्थिति क्या इजराइल में होगी? देखिए असल में रामप्रकाश जी जो समस्या है, जैसे भाई देखिए आपने आधी बात तो बताई, उसके आगे की आधी बात नहीं बताई कि आपने ट्रंप के लिए कन्वेंसिंग की और खुलेआम उनके लिए नारे लगाए। तो भाई जब बाइडेन और ट्रंप की बीच में संघर्ष चल रहा था, आपने ट्रंप की कन्वेंसिंग की और जीता कौन? जीते बाइडेन। और अगले इलेक्शन में जब आप कमला हैरिस और बाइडेन के खिलाफ थे और आपने मतलब उनके फेवर में थे, उनसे मिल लिए और ट्रंप से नहीं मिले तो ट्रंप जीत गया। तो वो वाला भी तो इंसिडेंस याद कीजिए, जैसे हमारे देश में लोग कहते हैं पनौती, तो वो वाली स्थिति जिसकी आपने कन्विंसिंग करी वो हार गया। अच्छा, वहां पे आपने बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल कर दी। क्या आपके जो विशेषज्ञ थे वो ये बताने में भी असमर्थ थे कि जिसकी आप कन्विंसिंग कर रहे हैं, एक तो आप पे पूरे इंटरनेशनल लॉज जो है उनका उल्लंघन कर रहे हैं और उसके बाद आप वो लीग कायम कर रहे हैं जो पूरे विश्व में किसी ने आज तक नहीं की है, और आप गलत भी सिद्ध हो रहे हैं। इसका माने देश का नुकसान करा रहे हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे? देखिए ये कहते हैं, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में भी कहते हैं कि भाई अपने घर के मामलों में भी कहते हैं कि यू शुड हैव सम न्यूसेंस वैल्यू, कि लोग आपको छेड़े नहीं। अगर वो छेड़ेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि इस आदमी के पास विकल्प है। देखिए विकल्पहीन होना, आज भारत ने जो सबसे बड़ी गलती की है, अपने को विकल्पहीन कर दिया है। आप सार्क के साथ ये अपने ब्रिक कंट्रीज के साथ जुड़े हुए थे। ब्रिक कंट्रीज में बड़े बड़े शक्तियों के साथ आपके संपर्क थे, आप उसकी बार्गेनिंग कर सकते थे। अमेरिका से उसका एक प्रकार से बार्गेनिंग कर सकते थे कि देखो इधर रूस और चीन और ब्राजील भी मुझसे कोशिश कर रहे हैं हम इनके साथ आए, तुम भी कोशिश कर रहे हो तो देखो भैया मेरी कीमत समझो और मेरी वो समझो, मेरी सिचुएशन को समझो। आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और इधर से अपने को काट लिया। आज के तारीख में आपकी ब्रिक कंट्रीज में कोई लेना देना नहीं है, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, अपनी एक्सरसाइज में आपको पार्टिसिपेट नहीं करा रहा है, तो आपने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। ये बात अमेरिका को नहीं पता है क्या? ये बात डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता है क्या? आपकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, आपको कोई न्यूसेंस वैल्यू नहीं है।
आज के तारीख में तो आपने उनको अपना आका मान लिया, जो वो कहेंगे आपको करना ही पड़ेगा, और वही वो करा रहा है। देखिए, इंटरनेशनल लीडर, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, इनके अपने व्यक्तिगत, उसे आप झप्पी लग लीजिए, उसे हाथ मिल लीजिए, उनको खाना खिला दीजिए, ये हमारे आपके बीच में होता है, या दरवाजे में कुर्सी खींच के बिठा दिया, या दरवाजे में बाहर आ गए। वो जो भी काम करते हैं उनका एक मिशन होता है, और मिशन होता है देश के लिए, क्योंकि उनको अपने लार्ज एक बड़े पीरियड तक ये होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने ये काम किया था, मुझे याद किया जाएगा। आप समझने लगते हैं कि ये मेरी वजह से हो रहा है, जबकि वो आपके देश को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, और वो जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसका फल हम भुगत रहे हैं। आपने पूरी तरह से अपने काट के पूरी तरह से उस लॉबी की तरफ आपको झुका दिया है, वो लॉबी भी आपको एक्सप्लॉइट कर रही है। और सबसे बड़ा खतरा जो है, वो सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमेशा आपको धोखा दिया है, बड़ा राष्ट्र है, मुकाबले में केवल वही है जो आपके टक्कर में है और आपसे थोड़ा 20 पड़ता है, वो बिल्कुल आपके बगल में बैठा है। और ये वो देश से आप दोस्ती कर रहे हैं जो आपसे बहुत दूर बैठा है, और जिसको 1971 में इंदिरा ने भी नहीं पूछा था, तो इतनी दूर बैठ के उससे आपने देख लिया था कैसे वियतनाम के अंदर उसको मुंह की खानी पड़ी थी, अफगानिस्तान में खानी पड़ी थी, तो उसके बल पे आप बैठे हो बगल में, जबकि आप बार्गेनिंग पावर को यूज करके चीन को अपने नजदीक ला सकते थे और इक्विड डिस्टेंस बन के दोनों देश को फायदा उठा सकते थे, अपनी देश को फायदा करा सकते थे, जो आपने नहीं किया। क्योंकि नाथ में जो व्यास साहब ने कहा, आपको कूटनीति नहीं पता, आपको विदेश नीति नहीं पता, एक मुखौटा खड़ा किया गया था बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा, और वो मुखौटा जो है अब उसकी असलियत खुल रही है।